रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज चैप्टर नंबर 12 का बकिया पार्ट हम पढ़ेंगे। जी, आज हम देखेंगे डाइजेशन इन स्टमक। फर्स्ट ऑफ ऑल, एंट्री ऑफ फूड। जब ओएसोफेगस में से फूड कार्डियक स्फिंक्टर के ज़रिए एंटर होती है स्टमक में। कार्डियक स्फिंक्टर्स दरअसल स्पेशल रिंग ऑफ मसल्स होते हैं। इनकी लोकेशन स्टमक और ओएसोफेगस के दरमियान होती है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ये स्टमक है और ये एसोफेगस है। इसके दरमियान में कार्डियक स्फिंक्टर्स मौजूद हैं। इसकी लोकेशन जो है वो ये है और इसका फंक्शन ये है कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद ये इस पाथवे को क्लोज कर देता है और जो स्टमक है इसमें ना तो फूड एंटर हो सकती है और ना ही फूड इसमें से बाहर जा सकती है वापस ओएसोफेगस में। इसको ओपन करने के लिए जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है वो एज अ स्टिमुलस काम करती हैं। और पेरिस्टालसिस के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि ये जो है वेव लाइक मूवमेंट्स होती हैं जो कि एक पार्ट से दूसरे पार्ट की तरफ इन द ओएसोफेगस चेंज होती जाती हैं, मूव करती जाती हैं। तो ये हम स्टमक को देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास ये चीज़ मौजूद है। नेक्स्ट, स्टमक क्या है? व्हाट इज स्टमक? स्टमक इज इलास्टिक मस्कुलर बैग। स्टमक एक इलास्टिक लचकदार मस्कुलर मसल से बना हुआ बैग है। इसकी लोकेशन क्या है कि ये एक ह्यूमन के जो है डायाफ्राम के नीचे मौजूद है और लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, हमारे पेट की कैविटी के लेफ्ट साइड पर मौजूद है। इसका काम होता है कि ये फूड को कुछ वक्त के लिए स्टोर करके रखता है। अदरवाइज डिसकंटिन्यूस फीडिंग जो है वो पॉसिबल ना हो सकती। अगर हम फूड को अपने अंदर स्टोर नहीं करेंगे तो हमें बार बार भूख लगेगी और भूख लगने के नतीजे में हमें मुसलसल कुछ ना कुछ खाते रहना होगा। और डिसकंटिन्यूस फीडिंग जो है यानी कि एक टाइम के लिए स्टॉप करना फीडिंग को पॉसिबल नहीं हो सकेगा। ये फूड को पार्टली डाइजेस्ट करता है, यानी कि पूरी तरह से खुराक स्टमक के अंदर डाइजेस्ट नहीं होती, बल्कि कुछ हिस्सा खुराक का स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी डाइजेस्ट किया जाता है। और जैसे कि हम प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं कि खुराक का कुछ हिस्सा, बहुत ही माइनर सा हिस्सा, माउथ में स्लाइवा के ज़रिए डाइजेस्ट कर दिया जाता है। तो इस तरीके से स्टमक में 100% डाइजेशन नहीं होती, बल्कि पार्टली डाइजेस्ट करता है ये फूड को। फिर स्टमक की अगर हम वॉल्स की बात करें, स्ट्रक्चर की बात करें, तो स्टमक की जो वॉल है ये 3 प्रिंसिपल लेयर्स से मिलकर बनी हुई है। सबसे पहले बाहर एक वॉल होती है जो कनेक्टिव टिश्यूज से मिलकर बनी हुई है। हम यहाँ देख सकते हैं कि आउटसाइड जो है ये एक वॉल है और ये वॉल कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई है। इसके अंदर स्मूथ मसल्स की एक वॉल है। स्मूथ मसल्स दो तरह के होते हैं, बाहर से ये लॉन्गिट्यूडनल मसल्स पे मुश्तमिल है और अंदर से ये इनर सर्कुलर मसल्स पर मुश्तमिल है। ये दोनों मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं तो स्टमक के अंदर जो फूड है वो आपस में मिक्स हो जाती है उन सिक्रीशंस के साथ जो स्टमक में सेक्रेट की जाती हैं। जैसे कि हम नेक्स्ट में ये चीज़ देखेंगे कि बहुत सारी स्टमक में सेक्रीशंस होती हैं जो खुराक के साथ मिक्स होती हैं और मिक्स होने के बाद ये इसको चेंज कर देती हैं इनटू द डाइजेस्टिव फूड। फिर थर्ड लेयर होती है और थर्ड लेयर में कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं जो कि इन द ओब्लीक फॉर्म रेंज हैं। हम देख सकते हैं यहाँ पे ये ओब्लीक लेयर ऑफ मसल्स है, इसके अंदर कनेक्टिव टिश्यूज मौजूद हैं और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स रखती है। ट्यूबुलर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स यानी कि ग्लैंड्स जो हैं वो हम पहले भी इनके बारे में पढ़ चुके हैं कि डिफरेंट किस्म के सेक्रीशंस को ये सेक्रेट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि स्टमक के अंदर अगर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स दरअसल 3 टाइप ऑफ सेल्स पर जो है ना मुश्तमिल होते हैं, जिसमें से एक म्यूकस सेल्स हैं। म्यूकस सबसे इंटरनल साइड पे जो लेयर है उसके अंदर चंद सेल्स म्यूकस के सेल्स होते हैं, जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं
कि म्यूकस सेल्स यहाँ पर मौजूद हैं। तो म्यूकोसा हम कहते हैं आउटर लेयर को, जो कि इन म्यूकस सेल्स की सेक्रीशन से बनती है। म्यूकस सक्रीट करने के बाद अब म्यूकस क्या चीज़ है? म्यूकस एक थिक सक्रीशन होती है जो स्टमक की इंटरनल लाइनिंग को कवर कर देती है, जिसकी वजह से जो पेप्सिन है वो अंदर का प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं कर पाता, बल्कि जो अंदर HCl भी स्टमक के अंदर प्रोड्यूस होगा, और इसके अलावा जो दूसरी सक्रीशंस होंगी वो इस स्टमक की वॉल को डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगी, क्योंकि वहां पर म्यूकस की वॉल जो है मौजूद होगी। नेक्स्ट हमारे पास स्टमक के स्ट्रक्चर में अगेन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं, और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में पेरिटल या ऑक्जेंटिक सेल्स हैं। फर्स्ट हमने देखे कि म्यूकस सेल्स हैं, सेकंड हमारे पास पेरिटल या ऑक्जेंटिक सेल्स हैं। अब इनका काम HCl को प्रोड्यूस करना है। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं कि पेरिटल सेल्स मौजूद हैं और इनमें माइटोकॉन्ड्रिया भी होते हैं, और ये HCl को प्रोड्यूस करते हैं। ये HCl कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में पैदा होता है, और इसकी वजह से स्टमक की pH 2 to 3 हो जाती है, और 2 to 3 pH फेवरेबल है फॉर द पेप्सिन एंजाइम टू एक्ट ऑन प्रोटीन। हमें ये बात पहले भी मालूम है कि पेप्सिन एंजाइम जो है ये प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने के काम आता है, और ये 2 pH पे काम कर सकता है। लिहाजा पेरिटल सेल्स HCl को जब प्रोड्यूस करते हैं तो ये HCl स्टमक की pH को 2 to 3 तक ले आता है, और पेप्सिन वहां पर वर्क कर सकता है। HCl का एक फंक्शन ये भी है कि ये फूड को सॉफ्ट कर देता है, नरम कर देता है, और बहुत सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म खुराक के साथ जो हमारे स्टमक में आ गए थे, ये उन्हें मार देता है। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम माउथ में सोडियम बाइकार्बोनेट के ज़रिए किल कर देते हैं, लेकिन कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगेन हमारे स्टमक तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। इन्हें किल करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। डाइजेशन इन स्टोमिक में थर्ड हमारे पास जो आता है सेल, वो है जाइगोमिन सेल्स। जाइगोमिन सेल्स को हम चीफ सेल्स भी कहते हैं। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कि ये सबसे पहले यहाँ पर म्यूकस सेल्स हैं, म्यूकस सेल्स के बाद पेरिटल सेल्स हैं, और फिर उसके बाद जो है यहाँ पर चीफ सेल्स हैं। चीफ सेल्स या जाइगोमिन सेल्स ये सेक्रेट करते हैं पेप्सिनोजिन को, और पेप्सिनोजिन के बारे में हम पहले भी एंजाइम्स के चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि पेप्सिनोजिन पेप्सिन की इनएक्टिवेटेड फॉर्म है। जब हम पेप्सिनोजिन को पेप्सिन में क्रिएट करते हैं तो दरअसल वहाँ पर एक साइट होती है जो इंटैक्ट होती है, लॉक होती है। जब एसिडिक मीडियम पेप्सिनोजिन को प्रोवाइड होता है तो वो साइट ओपन हो जाती है, और पेप्सिनोजिन पेप्सिन में चेंज हो जाता है। इसे हम कहते हैं कि ये एक्टिवेटेड पेप्सिन के तौर पे एक्ट कर रहा है। अब पेप्सिन का काम ये होता है कि ये प्रोटीन्स को पेप्टून्स और पॉलीपेप्टाइड्स में चेंज कर देता है। यहाँ पर हमारे पास एक डायग्राम है जिसमें हम देख सकते हैं कि स्टमक है, स्टमक की आउटर वॉल है और इनर वॉल्स शो की गई हैं। एपिथेलियल टिश्यूज हैं स्टमक में, इसोफेगस है, ये कार्डियक स्फिंक्टर है। उसके अलावा यहाँ पर एक अगेन स्फिंक्टर है जिसे हम पाइलोरिक स्फिंक्टर कहते हैं, जो स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ ओपन होता है। अगर हम इसका एक क्रॉस सेक्शन देखें स्टमक की इंटरनल वॉल का, तो हम देख सकते हैं कि इसके इंटरनल साइड पे पेरिटल सेल्स हैं। पेरिटल सेल्स के अलावा चीफ सेल्स या जिन्हें जाइगोमिन सेल्स कहते हैं वो मौजूद हैं। इसके अलावा म्यूकस सेल्स हैं, म्यूकस सेल्स भी यहाँ पर मौजूद हैं, और ये सारी सेक्रीशन सेक्रीट होने के बाद आउटसाइड जो है उन्हें रिलीज किया जा रहा है। और यहाँ पर गैस्ट्रिक पिट्स मौजूद हैं जिनका क्रॉस सेक्शन हम यहाँ से देख सकते हैं, और यहाँ से इन पिट्स के जरिए ये सेक्रीशन स्टमक के अंदर ऐड कर दी जाती है। अगर हम इन सेल्स का एक क्रॉस सेक्शन देखें तो हम देख सकते हैं कि जाइगोमिन सेल्स या चीफ सेल्स पेप्सिनोजिन को रिलीज करते हैं, और पेरिटल सेल्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिलीज करते हैं। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेप्सिनोजिन को पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है, और इस तरीके से ये फिर एक्ट करती हैं।
और पेप्सिन फिर HCl की मिकदार को कम करने के लिए पीछे सिग्नल भेज देते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, फिर गैस्ट्रिक जूस स्टमक के अंदर पाई जाने वाली तमाम secretions को हम कहते हैं, ऑल द secretions आर कलेक्टिवली नोन एज गैस्ट्रिक जूस। जैसे कि स्टमक के अंदर ये तमाम सेल्स जो हैं अपनी अपनी secretions को ऐड कर देते हैं, तो ये एक लिक्विड फॉर्म में मौजूद होती है जिसे हम गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। इस गैस्ट्रिक जूस को ज़्यादा या कम स्मेल, साइट या फूड क्वालिटी की बेस पे किया जा सकता है। जैसे कि हम किसी चीज़ को स्मेल करें या देखें, या किसी खाने को जब हम खाएंगे तो उसकी क्वालिटी से गैस्ट्रिक जूस की प्रोडक्शन कम या ज़्यादा की जा सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर खाने में प्रोटीन ज़्यादा है तो ज़्यादा गैस्ट्रिक जूस पैदा होगा, क्योंकि गैस्ट्रिक हार्मोन्स जो हैं ये ज़्यादा रिलीज़ होंगे और ये जाकर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को ज़्यादा एक्टिवेट करेंगे। हमारे जिस्म के अंदर कुछ गैस्ट्रिक हार्मोन्स होते हैं जिन्हें गट रिलीज़ करती है बाय द स्टिमुलेशन ऑफ द प्रोटीन इन द फूड। अगर हमारे खाने में प्रोटीन ज़्यादा है तो ये गैस्ट्रिक हार्मोन को ज़्यादा प्रोड्यूस कराएगा फ्रॉम द गैस्ट्रिक एंडोक्राइन लाइनिंग, गट की इंटरनल लाइनिंग से, और वहाँ से ज़्यादा गैस्ट्रिक ग्लैंड पैदा होंगे जो कि खून में शामिल हो जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा गैस्ट्रिक जूस पैदा होगा। डाइजेशन इन स्टमक की बात करें तो इसमें जब खुराक पूरी तरह से हज़म हो जाएगी, जो इसके अंदर इसका काम कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि जितना इसने खुराक को हज़म करना था उतना अब हज़म कर चुका है और मज़ीद खुराक अब इसमें हज़म नहीं हो सकती, तो इसको अब हम काइम कहेंगे। और काइम एक सॉलिड मैस होता है, सेमी सॉलिड मैस, यानी कि पूरी तरह से ये सख्त भी नहीं है और नरम भी नहीं है। तो ये मिक्सिंग ऑफ फूड के ज़रिए बनती है जब आप खाने को पूरा स्टमक के मसल्स मिक्स कर देते हैं गैस्ट्रिक जूस के साथ। फिर जिस तरह स्टार्टिंग में एक रिंग ऑफ मसल्स मौजूद था स्टमक के, बिल्कुल इसी तरह एंड पर भी एक रिंग ऑफ मसल मौजूद होता है जिसे पाइलोरिक स्फिंक्टर कहते हैं। पाइलोरिक स्फिंक्टर्स जंक्शन पे मौजूद हैं स्टमक और ड्यूडेनम यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के स्टार्टिंग पार्ट के दरमियान। इनका काम कायम को ड्यूडेनम में पास करना होता है, लेकिन कायम एक साथ ही पास नहीं की जाती, बल्कि थोड़ी थोड़ी आगे पास कर दी जाती है वक्फे वक्फे के साथ। नेक्स्ट, पायरोसिस या हार्ट बर्न एक कंडीशन होती है जिसमें पेनफुल बर्निंग सेंसेशन इन चेस्ट, जिसे हम आम जुबान में कभी कभी तजाबियत भी कह देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हमारा जो चेस्ट है या सीना है इसके अंदर दर्द होने लग जाती है, पेनफुल बर्निंग होती है, जलन शुरू हो जाती है। ऐसा ज़्यादातर इस वजह से होता है कि जो कायम है दैट इज़ अगेन सेंड इनटू द ओएसोफेगस, यानी कि बैक फ्लो हो जाता है फूड का और ये ऊपर की जानिब आ जाती है स्टमक के से क्रॉस होती हुई ये ओएसोफेगस में ऐड होने लग जाती है, जिसकी वजह से हमें अपने चेस्ट में सेंसेशन पैदा होती है ऐसी कि हम जल रहे हैं या एसिडिटी हो गई है। तो ऐसे होने की वजूहात क्या हैं कि ओवर ईटिंग, खाना ज़्यादा खा लिया गया है, जितनी मिकदार में खाना चाहिए था उससे कहीं ज़्यादा हम खाना खा गए हैं, या ईटिंग फैटी फूड, या हमने चिकनाई वाली चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल किया है। लेइंग डाउन इमिजिएटली आफ्टर अ मील, खाना खाते ही फ़ौरन हम लेट गए हैं, जैसे कि हमें ये बात पता है कि खाना तकरीबन हमें सोने से कम से कम भी 2 घंटे पहले खाना चाहिए और खाते ही फ़ौरन लेटना नहीं चाहिए। और चिकनाई वगैरह हमें खाने में कम इस्तेमाल करनी चाहिए, और अगर इस्तेमाल की हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज या फिर ऐसे काम करने चाहिए जिसमें एनर्जी ज़्यादा यूज़ होती है, ताकि फैटी फूड मोस्टली डाइजेस्ट हो जाए जल्दी जल्दी। इसके अलावा जो लोग ज़्यादा अल्कोहल, कैफ़ीन, कॉफ़ी या फिर स्मोकिंग इस्तेमाल करते हैं, उनको ये ज़्यादा प्रॉब्लम